डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग DGMS टेक्निकल सर्कुलर नंबर 10 ऑफ 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। यह सर्कुलर लाइटनिंग प्रोटेक्शन के बारे में है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, सर्कुलर। तो एक्ट जो है पार्लियामेंट के द्वारा पास होता है और एक्ट को का पर्पस कानून बनाना होता है, लॉ बनाना होता है। रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का द्वारा पास होता है और इसमें प्रोसीड्योर दिया रहता है कि उस एक्ट को, उस लॉ को कैसे फॉलो करना है। रेगुलेशंस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ द CEA, और इसमें टेक्निकल सेफ्टी, टेक्निकल डिटेल्स, किसी काम को कैसे सेफ्टी के साथ करना है उसका जिक्र रहता है। और सर्कुलर डिपार्टमेंट के लिए होता है और वह रेगुलेशंस को क्लैरिटी के साथ या रेगुलेशंस के गाइडेंस के बारे में बताता है। तो इस तरह से एक्ट, रूल, रेगुलेशंस, सर्कुलर में क्या बेसिक डिफरेंस है यह आपको बताया गया। तो हम लोग अब लाइटनिंग दो तरह का होता है। जब खासकर मानसून के समय में यह लाइटनिंग स्ट्राइक ज़्यादा होता है। तो लाइटनिंग दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट लाइटनिंग और दूसरा इनडायरेक्ट लाइटनिंग। डायरेक्ट लाइटनिंग मतलब कि लाइटनिंग सीधा बिजली किसी आदमी के ऊपर गिर जाए, तो उसमें तो बचने की संभावना बहुत कम होती है, तो उसे हम डायरेक्ट लाइटनिंग कहते हैं। इनडायरेक्ट लाइटनिंग, अगर मान लीजिए कि किसी आदमी से दूर, कोई 20 मीटर दूर किसी पेड़ पे बिजली गिरती है, तो इसका भी इम्पैक्ट 20 मीटर दूर खड़े आदमी पे पड़ता है, क्योंकि उसके दोनों पैर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी लाइटनिंग गिरता का जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है तो उसका वोल्टेज करीब 8 से 10 लाख होता है और 3 से 4 हज़ार एम्पियर का करंट फ्लो होता है। तो जब 8 लाख वोल्टेज एक जगह पे ग्राउंड होगा तो वह जैसे जैसे उस पेड़ से दूर जाएंगे तो आपका वोल्टेज जो है कमते जाएगा और एक पॉइंट के बाद वो जीरो हो जाएगा। तो लेकिन अगर आदमी 20 मीटर दूर खड़ा है तो दोनों पैर के बीच में जो है वोल्टेज डिफरेंस होगा। मान लीजिए किसी आगे वाला पैर पे 200, पीछे वाला पैर पे 100, तो 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, so much current will flow through his or her body. So this is the indirect lightning and its impact. एक्सपोजर रिस्क, यह इस सर्कुलर का सबसे खास चीज़ है कि अगर कहीं पे माइन में एक साल में 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एक से ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक होता है तो वहाँ पे लाइटनिंग प्रोटेक्शन देना है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइटनिंग फ्लैशेस पर स्क्वायर किलोमीटर। तो कहीं पे अगर एक्सपोजर रिस्क जो है 1 × 10⁻⁵ से एक्सीड करता हो तो वहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर लगाने की ज़रूरत है। तो हर एक माइन का हर पॉइंट, जो भी ऊंचाई वाला पॉइंट है, वहाँ पे हमें एक्सपोजर रिस्क निकालना है और उसके हिसाब से लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस को लगाना है। एक्सपोजर रिस्क कैसे निकालते हैं इसके बारे में चर्चा इंडियन स्टैंडर्ड्स 2309 में बताया गया है। इसको निकालने के लिए जो है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग बीइंग स्ट्रक बाय एनीवन लाइटनिंग इन ईयर इज द प्रोडक्ट ऑफ द लाइटनिंग फ्लैश डेंसिटी एंड द इफेक्टिव कलेक्शन एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो किसी भी स्ट्रक्चर पे बिजली गिरने की संभावना को जो है लाइटनिंग फ्लक्स डेंसिटी और इफेक्टिव कलेक्शन एरिया को मल्टीप्लाई करने से आता है। इस रेगुलेशन, इस स्टैंडर्ड्स 2309 में बहुत अच्छा से समझाया गया है, इसको ज़रूर देख लें।
ये एवरेज नंबर ऑफ थंडर डेज इन अ ईयर, इंडिया के हर एक पार्ट में एक साल में कितना थंडर डेज होता है वो बताया गया है। हम देख सकते हैं कि इसमें वेस्टर्न घाट साइड में काफ़ी ज़्यादा थंडर डेज है और लद्दाख वगैरह साइड में थंडरस डेज काफ़ी कम है। और उसी स्टैंडर्ड्स में लाइटनिंग फ्लैशेस पर स्क्वायर किलोमीटर, उस मैप से, जो पिछले वाला मैप से थंडर डेज स्टॉर्म पर डे ईयर निकालेंगे और मीन वैल्यू लाइटनिंग फ्लैशेज पर स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर निकाल लेंगे। जैसे कि अगर कहीं पे 365 दिन में 50 थंडर डेज इन अ ईयर रहता है तो उसका लाइटनिंग फ्लैशेज पर स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर इस चार्ट के हिसाब से 3.7 होगा। मान लीजिए कि एक रेस शेल्टर आपका ओबी डंप पे है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, विड्थ 1 मीटर है और हाइट 2 मीटर है, तो इसका इफेक्टिव कलेक्शन एरिया हम इस फार्मूला जो उस आईएस में दिया हुआ उससे निकालेंगे तो 28.56 इंटू 10⁻6 स्क्वायर किलोमीटर हुआ। फिर हम प्रोबेबल नंबर ऑफ स्ट्राइक्स टू स्ट्रक्चर्स पर ईयर जो है 3.7 इंटू 28.56 इंटू 10⁻6 10.5 हुआ। फिर इसमें हम वेइंग फैक्टर, अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर क्या है, कंस्ट्रक्शंस क्या है, कहाँ पे है, डिग्री ऑफ आइसोलेशंस क्या है, तो करके ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.15 आता है। और इसको जब हम ओवरऑल रिस्क फैक्टर निकालने में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 1.57 इंटू 10⁻5। इसका मतलब 2 इन 10⁻⁻5। और इसका कंक्लूजन जो हम एक्सपोजर रिस्क निकाले, इसका मतलब हुआ कि 1 इन 10⁻5 से ज़्यादा है, 2 इन 10⁻5 है, तो यहाँ पे लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस उस ओबी डंप पे उस रेस शेल्टर को बचाने के लिए लगाना जरूरी है। अब लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम कहाँ पे लगाना है? मोटे तौर पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा आदमी एक साथ जमा होते हों माइन के अंदर, जैसे कि ऑफिस और कैंटीन, जहाँ पे ब्लास्टिंग ऑपरेशंस को कराया जाता हो, जहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल स्टोरेज किया जाता हो, रखा जाता हो, जहाँ पे ओवरहेड लाइन पास करता हो माइन बाउंड्री के पास, पंपिंग स्टेशंस के पास और टॉप ऑफ द ओबी डंप यार्ड, यहाँ पे लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस लगाना जरूरी है। कन्वेंशनल एयर टर्मिनल, इसे फ्रैंकलिन रॉड भी कहते हैं। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं जेडपी जोन ऑफ प्रोटेक्शन हुआ। अगर 20 मीटर का कोई स्टील का पोल उसको प्रॉपर अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका जोन ऑफ प्रोटेक्शंस फॉर 20 मीटर का अगर हाइट है तो 20 मीटर के रेडियस में वो चीज़ों को बचाएगा, वो उसका प्रोटेक्शन जोन होगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट टाइप का जो लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस जो है जिसे फ्रैंकलिन रॉड या कन्वेंशनल एयर टर्मिनल कहते हैं, ये है। इसका फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, ये फ्रैंकलिन रॉड लगा हुआ है। और कभी कभी जो बहुत इम्पॉर्टेंट अगर लोकेशंस है तो ये 45 डिग्री की जगह पे 30 डिग्री एंगल ही पे रखा जाता है, जोन ऑफ प्रोटेक्शन को रखा जाता है। सेकेंड टाइप का प्रोटेक्शंस मेश कंडक्टर नेटवर्क हुआ, लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम। इसमें कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया को के चारों तरफ मास्ट को इरेक्ट करके उसके ऊपर स्टील वायर लगा करके और मास्ट को हम 2 से अधिक जगह पे हम ग्राउंड करते हैं ताकि इंटायर उस स्टील मेश के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो सेफ हो जाए। इस बीच में अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होगा तो स्टील वायर के थ्रू हमारे ग्राउंड में चला जाएगा और चीज़ें बची रहेगी। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो भी प्रोटेक्टेड इंस्टॉलेशंस हो उससे 2 मीटर के दूर पे हमें उसका मास्ट लगाना है कम से कम और उसे अर्थ करना है अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ। तीसरा टाइप का लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस अर्ली स्ट्रीमर इमिशंस हुआ, यह एडवांस फॉर्म है। इसमें जो है
इस लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस में लाइटनिंग के स्ट्राइकिंग के पहले ही उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम अर्ली स्ट्रीमरी में इमिशंस है। यह स्ट्राइक होने के पहले ही उसको डिस्चार्ज करके प्रॉपर ग्राउंड में भेज दिया जाता है, ताकि जो है मेरा इक्विपमेंट सेफ रहे। रिकॉर्ड कीपिंग, लाइटनिंग सर्वे और मेंटेनेंस जो भी हो उसका रिकॉर्ड्स प्रॉपर रखना है। अर्थिंग सिस्टम IS 13043 के हिसाब से बनाना है, और अर्थिंग सिस्टम इन सच ए मैनर टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ कंडक्शन इंडक्शन ऑफ फीडबैक वाइल इंचार्जिंग द लाइटनिंग सिस्टम का अर्थिंग इस तरह से लगाना है, इतनी दूरी पे लगाना है, इतना उसके लगाने वक्त इस चीज़ का केयर करना है कि कोई भी उस एनर्जी के कंडक्शन इंडक्शन और फीडबैक के चलते कोई और दूसरा रिस्क ना पैदा हो। और लाइटनिंग सिस्टम का अर्थिंग इंडिपेंडेंट होगा, वह घर के न्यूट्रल या सिस्टम बॉडी के अर्थिंग के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, और उस अर्थिंग से जो घर का अर्थिंग है उससे कम 3.5 मीटर दूर होगा, और अर्थ इलेक्ट्रोड का वैल्यू 2 ओम से कम नहीं होगा। और अगर कहीं पे ओवी डंप में कहीं पे अगर अर्थ का प्रॉब्लम हो तो हम वायर या केबल के थ्रू, इंसुलेटेड केबल के थ्रू ले जा करके हम रिमोट पे हम प्रॉपर अर्थिंग अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से डिजिम्स का लाइटनिंग सर्कुलर नंबर 10 ऑफ 2020 के बारे में डिस्कस किया गया। थैंक यू।